Students, today we will start section B of this paper. The paper code is 101 TH. TH means theory paper. तो इसका सेक्शन बी है, उसकी हेडलाइन जो है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, इट्स पार्ट 1 एंड आयनिक बॉन्डिंग. तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है. तो आयनिक बॉन्ड का पता होने के लिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, आयनिक और बॉन्ड. तो बॉन्ड मीन्स समथिंग विच कनेक्ट्स टू एटम्स. ठीक है, इसको हम बॉन्ड बोलते हैं. बॉन्ड जैसे अगर आप कॉमन इंग्लिश डिक्शनरी देखोगे वहाँ भी बॉन्ड का मीनिंग आपको मिल जाएगा. तो उसी का मतलब होता है बॉन्ड, जो दो चीज़ों को, दो डिफरेंट एंटिटीज़ को या सेम एंटिटीज़ को कनेक्ट करता है. ठीक है, एक एंटिटी मान लो ए है, दूसरी बी है, इनको ये कनेक्ट करेगा. या एक ए है, दूसरी भी ए है, या एक बी है, दूसरी भी बी है. तो ये जो चीज़ इसको कनेक्ट करेगी इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, तो बॉन्ड हमारे पास, अगर आपको याद हो, आपने अपनी पढ़ा है कि बॉन्ड हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं. जैसे आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. और उसके बाद और जो बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं वो होती हैं. तो बॉन्ड हमेशा क्या है, जो केमिस्ट्री में जो बॉन्ड बनता है उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, जब मैंने आपको बोहर थ्योरी अभी बताई थी, उसमें बोहर थ्योरी, तो बोहर थ्योरी में ऑर्बिट बताया था. उसके बाद मैंने बताया कि ऑर्बिट के बाद ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया. तो उसमें क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, डिफरेंट शेप्स के, जैसे एस ऑर्बिटल है, पी है. तो उनमें ऑर्बिटल्स में बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये कभी यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है. 3 डायमेंशनल एरिया होता है ऑर्बिटल. तो ये जो एटम है एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, बॉन्ड. तो ये एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे करते हैं, दीज कंबाइन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. अभी तो मैं ऐसे एक ही बता रहा हूँ आपको. तो एक ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है वो कभी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है. उसी तरह दूसरा एटम है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पोजीशन पे हो सकता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है स्पेस में, पर्टिकुलर जो गिवन एरिया है. ठीक है, एस ऑर्बिटल का है, जैसे स्फेरिकल एरिया है, या पी ऑर्बिटल का है, डम्बेल शेप है. तो जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ऑब्वियसली कम्बिनेशन जो हुआ किसी चीज़ का, तो जब दो चीज़ें कंबाइन हुई मतलब आपस में जुड़ी, तो उनमें कुछ बाइंडिंग फोर्स होगी. तो वो बाइंडिंग फोर्स क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है. तो ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, या डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट बॉन्ड बना के आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं. तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है ये अलग अलग तरह की होती है. जैसे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे हर बॉन्डिंग में. पर कई जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे तो हम कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे. या कई जगह क्या होगा, एक एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे. या फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी ट्रांसफेरेंस होती है फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए. ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट भी करते हैं, पर वो एक सेपरेट टॉपिक है. यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टडी है आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ. तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन जो है, दैट इज़ एन आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट एनर्जी शेल ऑफ वन एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ अदर एटम. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसमें डेफिनेशन में कीवर्ड क्या है. एक है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन आयनिक bond is formed by the complete transference of one or more electron from outermost, ठीक है, outermost energy shell. ठीक है,
और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई डेफिनेशन दी गई होती है तो उसके कुछ वर्ड्स तो हर डेफिनेशन में सेम ही होते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज या प्रिंसिपल है, इट स्टेट्स दैट। तो आपने उस जो डेफिनेशन या आपके पास कोई स्टेटमेंट दिया उसमें पहले कीवर्ड आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं कि वहाँ पे कीवर्ड क्या है। कीवर्ड का मतलब है कौन से वर्ड जो है उस डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, या उन वर्ड्स के बिना वो डेफिनेशन अधूरी है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एक तो यहाँ पे क्या है, देखो कंप्लीट ट्रांसफरेंस है। ठीक है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट एनर्जी शेल और वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अब कंप्लीट ट्रांसफरेंस तो आप समझ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस हो रही है। ठीक है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर। अब यहाँ बोला आउटर मोस्ट एनर्जी शेल और वैलेंस शेल, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी एटम है उसके पास एनर्जी शेल या वैलेंस शेल क्या होती है। तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। तो लेट अस सपोज हम एक कॉमन, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको आयनिक कंपाउंड है तो इसमें हम सोडियम की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ पे देखो फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो यहाँ दो एटम इन्वॉल्व है, एक सोडियम दूसरा क्लोरीन। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले सोडियम का, तो सोडियम के लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल बोला देखो हमने, या वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट एनर्जी शेल, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो अगर हम मतलब ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो हमने, तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वहाँ पे पहले दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे हमने बोहर मॉडल में बोला था कि ऑर्बिट्स होते हैं, तो इस तरह ऑर्बिटल है। तो पहले दो इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, फिर ये देखो दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, बैलेंस शेल। तो अगर कभी मैं आउटर मोस्ट शेल बोलूँ या बैलेंस शेल, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो दीज आर सेम थिंग्स, तो आपने ये बात पक्का मन में बिठा लेनी है, दैट इज आउटर मोस्ट शेल इज इक्वल टू बैलेंस शेल। तो यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11 है और क्लोरीन का क्या है 17 है। तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ टेक्निकली क्या हो रहा है हम देखें। तो अगर देखने वाली बात है कि अगर सोडियम अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, दिस इज़ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और उसी तरह अगर क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3p5 की जगह क्या हो जाएगा 3p6। तो जब 3p6 हो जाएगा यहाँ पे तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इसका हो जाएगा 18। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको पता है कि केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट है मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमेशा हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज़ करे और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करे। ठीक है, तो अटेन करने के लिए ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये गेन करेगा। तो अब देखो हमारे डेफिनेशन फिर से रिपीट करते हैं। तो उससे हमें अब डेफिनेशन रिपीट करने से हमें पता चलेगा कि क्या सोडियम और क्लोराइड के क्या कैन दे रिएक्ट बिटवीन दैम सेल्फ टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास अगर आपको पूछा है कि एनालाइज दैट कैन सोडियम एंड क्लोराइड आर कैपेबल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, तो आप देखेंगे कि यहाँ बोला फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट एनर्जी शेल और वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू द अनदर। तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ ये डॉट लगा दिया मैंने सोडियम के ऊपर, तो ये हो गया। और इसके साथ क्लोरीन के पास कितने हैं, देर आर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 ये पी में है, 2 एस में है। ठीक है, 2 2 +2 एंड 1, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो हमारे पास बना सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी लगाया हमने, क्यों लगाया, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया
तो इसके पास क्या हो गया, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11। तो मैंने आपको बताया है कि जितना एटॉमिक नंबर हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर न्यूट्रल सोडियम था जो पहले ये वाला, तो इसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्रोटॉन इसके पास 11 ही रहे और इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हो गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसने क्या किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दैट इज़ NaCl। तो उसी तरह आप और भी हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इसको आपने खुद लिखना है, इसका ग्राफिक स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह से। और पहले सबसे पहले आपने इसकी क्या लिखनी है, सो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्लोरीन की, फिर देखना है कि किस तरह से कैल्शियम जो है ग्राफिकली अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है यहाँ पे, और कितना इसके ऊपर आ रहा है, क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गई आयनिक बॉन्डिंग। अब इसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक कहें कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। तो इसमें पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आयनिक बॉन्ड के, क्या मतलब उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिजिकल केमिकल, जिससे हमें पता चलता है कि कॉमन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिस इज़ वेरी सिंपल। जैसे आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने सुना है कि एक्सरे करते हैं हम। ठीक है, कुछ किसी का कोई डेंटल पेन है तो दांत का डॉक्टर क्या करेगा, एक्सरे करेगा। तो एक्सरे में वहाँ एक फिल्म सी आती है, अगर आप देखोगे उस फिल्म में दिखाई देता है हमें कुछ डार्क और लाइट कलर के कॉन्ट्रास्ट दिखाई देते हैं बैंड से बने हुए। तो उसी तरह हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी चेक कर सकते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये आयंस के प्रेजेंस हमें पता चल जाती है, वहाँ रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ हमें पता चल जाता है कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे आप देख ही लोगे, सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट है ये, तो इसकी आप देख के फिजिकल प्रेजेंस देख के हमें पता चल जाता है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है हार्डनेस, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली हार्ड। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तीसरा और नेक्स्ट क्या है इसमें, ब्रिटलनेस। तो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड वेन एवर स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन देम दे आर इजिली ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। तो आपने देखा ही है, जैसे क्लॉगिंग हो जाती है, जैसे टेबल सॉल्ट है NaCl, आपने क्लॉग बन जाते हैं उसके। ठीक है, तो जब हम उनको ऐसे कंप्रेस करते हैं थोड़ा सा, तो वो एकदम से क्लॉग जो है वो टूट जाते हैं, कोई इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती उनमें। तो दैट इज़ ब्रिटलनेस। ठीक है, हार्डनेस है, ब्रिटलनेस है। उसके बाद है सोल्यूबिलिटी। तो ये जो है ये सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। हमेशा आपने याद रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो ये क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, इनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, पोलर है, तो सॉल्वेंट भी होते हैं हमारे पास इसी तरह के पोलर, तो उनमें डिसॉल्व करेंगे तो एकदम से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे NaCl आपने देखा है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में डालेंगे नमक, तो एकदम से जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए, इट डिजॉल्व्स, इट कंटिन्यू टू डिजॉल्व। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपने पढ़ा भी है, जो सॉलिड स्टेट पढ़ी होगी, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पढ़ा था कि इस तरह से आयंस होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्लोट कर रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसके बाद है, तो इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं दैट गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब कौन से फैक्टर जो हैं इन कंपाउंड की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं कि वो इजीली फॉर्मेशन हो जाए, क्या क्राइटेरिया होता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का, तो वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो तो उनको भी आपने अगर कल करना है तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये आपने एक बार नज़र मार लेनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी और लेटिस एनर्जी। तो इसको कवर कर लेना है। थैंक यू।